असहयोग आंदोलन में कार्यकर्ताओं की इतनी अधिक संख्या होने पर भी सबके सब शहर के प्लेटफॉर्म पर लेक्चरबाजी करना ही अपना कर्तव्य समझते थे। ऐसे बहुत थोड़े कार्यकर्ता थे जिन्होंने ग्रामों में कुछ कार्य किया। उनमें भी अधिकतर ऐसे थे जो केवल हुल्लड़ कराने में ही देशोद्धार समझते थे। परिणाम यह हुआ कि आंदोलन में थोड़ी सी शिथिलता आते ही सब कार्य अस्त व्यस्त हो गए। इसी कारण महामना देशबंधु चित्तरंजन दास ने अंतिम समय में ग्राम संगठन ही अपने जीवन का ध्येय बनाया था। मेरे विचार से ग्राम संगठन की सबसे सुगम रीति यही हो सकती है कि युवकों में शहरी जीवन छोड़कर ग्रामीण जीवन के प्रति प्रीति उत्पन्न हो। जो युवक मिडिल एंट्रेंस FA BA पास करने में हज़ारों रुपए नष्ट करके 10, 15, 20 या 30 रुपए की नौकरी के लिए ठोकरें खाते फिरते हैं, उन्हें नौकरी का आसरा छोड़कर कोई उद्योग जैसे बढ़ईगिरी, लोहारगिरी, दर्जी का काम, धोबी का काम, जूते बनाना, कपड़ा बुनना, मकान बनाना, राजगिरी इत्यादि सीख लेना चाहिए। यदि ज़रा साफ सुथरे रहना तो वैद्यक सीखे, किसी बड़े ग्राम या कस्बे में जाकर काम शुरू करें। उपरोक्त कामों में से कोई काम ऐसा नहीं है जिससे 4 या 5 घंटा मेहनत करके 30 रुपये मासिक की आय न हो जाए। ग्राम में 30 रुपये मासिक शहर के 60 रुपये से अधिक है, क्योंकि ग्राम में लकड़ी या कपड़ों का मूल्य बहुत कम होता है। और यदि किसी जमींदार की कृपा हो गई और एक सूखा हुआ वृक्ष कटवा दिया तो 6 महीने के लिए ईंधन की छुट्टी हो गई। शुद्ध घी दूध सस्ते दामों में मिल जाता है और स्वयं 1 या 2 गाय या भैंस पाल ली तब तो आम गुठलियों के दाम ही मिल गए। चारा सस्ता मिलता है, घी दूध बाल बच्चे खाते हैं, कंडों का ईंधन होता है। और यदि किसी की कृपा हो गई तो फसल पर एक या 2 फूस की गाड़ी बिना मूल्य ही मिल जाती है। अधिकतर कामकाजियों को गांव में चारा लकड़ी के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। हजारों अच्छे ग्राम है जिनमें वैद्य, दर्जी, धोबी निवास ही नहीं करते। उन ग्रामों के लोगों को 10-20 कोस दूर दौड़ना पड़ता है। वे इतने दुखी होते हैं कि जिसका अनुमान करना कठिन है। विवाह आदि के अवसरों पर यथा समय कपड़े नहीं मिलते। कष्टाधिक औषधियाँ बड़े बड़े कस्बों में नहीं मिलती। यदि मामूली अवतार बनकर ही कस्बे में बैठ जाए और 2-4 किताबें देखकर ही औषधि दिया करे तो भी 30-40 रुपये मासिक की आय तो कहीं गई ही नहीं। इस प्रकार उदर निर्वाह तथा परिवार का प्रबंध हो जाता है। ग्रामों की अधिक जनसंख्या से परिचय हो जाता है। परिचय ही नहीं, जिसका एक समय ज़रूरत पर काम निकल गया वह आभारी हो जाता है। उसकी आँख नीची रहती है, आवश्यकता पड़ने पर वह तुरंत सहायक होता है। ग्राम में कौन ऐसा पुरुष है जिसका लोहार, बढ़ई, धोबी, दर्जी, कुम्हार या वैद्य से काम नहीं पड़ता। मेरा पूर्ण अनुभव है कि इन लोगों की भले ग्रामवासी खुशामद करते रहते हैं। रोजाना काम पड़ते रहने से और संबंध होने से यदि थोड़ी सी चेष्टा की जाए और ग्रामवासियों को थोड़ा सा उपदेश देकर उनकी दशा सुधारने का प्रयत्न किया जाए तो बड़ी जल्दी काम बने। अल्प समय में ही ये सच्चे स्वदेश भक्त खद्दरधारी बन जाए। यदि उनमें 1-2 शिक्षित हो तो उत्साहित करके उसके पास एक समाचार पत्र मांगने का प्रबंध कर दिया जाए। देश की दशा का उन्हें कुछ ज्ञान होता रहे। इसी तरह सरल पुस्तकों की कथाएं सुनकर उनमें से कुप्रथाओं भी छुड़ाया जा सकता है। कभी कभी स्वयं रामायण या भागवत की कथा सुनाया करे। यदि नियमित रूप से भागवत की कथा कहे तो पर्याप्त धन भी चढ़ावे में आ सकता है, जिससे एक पुस्तकालय स्थापित कर दे। कथा कहने के अवसर पर बीच बीच में चाहे कितनी राजनीति का समावेश कर जाए, कोई खुफिया पुलिस का रिपोर्टर नहीं बैठा जो रिपोर्ट करे।
वैसे यदि कोई खद्दरधारी ग्राम में उपदेश करना चाहे तो तुरंत ही जमींदार पुलिस में खबर कर दे, और यदि कस्बे के वैद्य और लड़के पढ़ाने वाले अथवा कथा करने वाले पंडित कोई बात कहे तो सब चुपचाप सुनकर उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं और उन्हें कोई पूछता भी नहीं। इसी प्रकार अनेक सुविधाएं मिल सकती है जिनके सहारे ग्रामीणों की सामाजिक दशा सुधारी जा सकती है। रात्रि पाठशालाएं खोलकर निर्धन तथा अछूत जातियों के बालकों को शिक्षा दे सकते हैं। श्रमजीवी संघ स्थापित करने में शहरी जीवन तो व्यतीत हो सकता है, किंतु इसके लिए उनके साथ अधिक समय खर्च करना पड़ेगा। जिस समय वे अपने अपने काम से छुट्टी पाकर आराम करते रहे, उस समय उनके साथ वार्तालाप करके मनोहर उपदेश द्वारा उनकी दशा का दिग्दर्शन कराने का अवसर मिल जाता है। इन लोगों के पास वक्त बहुत कम होता है, इसलिए बेहतर यही होगा कि चिंताकर्षक साधनों द्वारा किसी उपदेश करने की रीति से, जैसे लालटेन द्वारा तस्वीरें दिखाकर या किसी दूसरे उपाय से उनको एक स्थान पर एकत्रित किया जा सके, तथा रात्रि पाठशालाएं खोलकर उन्हें तथा उनके बच्चों को शिक्षा देने का भी प्रबंध किया जाए। जितने युवक उच्च शिक्षा प्राप्त करके व्यर्थ में धन व्यय करने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए उचित है कि वे अधिक से अधिक अंग्रेजी के 10वें दर्जे तक की योग्यता प्राप्त कर किसी कला कौशल के सीखने का प्रयत्न करें और उस कला कौशल द्वारा ही अपना जीवन निर्वाह करें। जो धनी मानी स्वदेश सेवार्थ बड़े बड़े विद्यालयों तथा पाठशालाओं की स्थापना करते हैं, उनको चाहिए कि विद्यापीठों के साथ साथ उद्योग पीठ, शिल्प विद्यालय तथा कला कौशल भवनों की स्थापना भी करें। इन विद्यालयों के विद्यार्थियों को नेतागिरी के लोभ से बचाया जाए। विद्यार्थियों का जीवन सदा सादा हो और विचार उच्च हो। इन्हीं विद्यार्थियों में एक उपदेशक विभाग भी हो, जिसमें विद्यार्थी प्रचार करने का ढंग सीख सके। जिन युवकों के हृदय में स्वदेश सेवा के भाव हो, उन्हें कष्ट सहन करने की आदत डालकर सुसंगठित रूप से ऐसा कार्य करना चाहिए जिसका परिणाम स्थायी हो। कैथरीन ने इसी प्रकार कार्य किया था। उदर पूर्ति के निमित्त कैथरीन के अनुयायी ग्रामों में जाकर कपड़े सीते या जूते बनाते और रात्रि के समय किसानों को उपदेश देते थे। जिस समय मैंने कैथरीन की जीवनी द ग्रैंडमदर ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन का अंग्रेजी भाषा में अध्ययन किया, मुझ पर उसका प्रभाव हुआ। मैंने तुरंत उसकी जीवनी कैथरीन नाम से हिंदी में प्रकाशित कराई। मैं भी उसी प्रकार काम करना चाहता था, पर बीच में ही क्रांतिकारी दल में फंस गया। मेरा तो अब यह दृढ़ निश्चय हो गया कि अभी 50 वर्ष तक क्रांतिकारी दल को भारतवर्ष में सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि यहाँ की स्थिति उसके उपयुक्त नहीं। अतएव क्रांतिकारी दल का संगठन करके व्यर्थ में नवयुवकों के जीवन को नष्ट करना और शक्ति का दुरुपयोग करना आदि बड़ी भारी भूल है। इससे लाभ के स्थान में हानि की संभावना बहुत अधिक है। नवयुवकों को मेरा अंतिम संदेश यही है कि वे रिवॉल्वर या पिस्तौल को अपने पास रखने की इच्छा को त्याग कर सच्चे देश सेवक बने। पूर्ण स्वाधीनता उनका ध्येय हो और वे वास्तविक साम्यवादी बनने का प्रयत्न करते रहे। फल की इच्छा छोड़कर सच्चे प्रेम से कार्य करें। परमात्मा सदैव उनका भला ही करेगा। यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्रों बार भी, तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। हे ईश, भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। अंतिम समय की बातें। आज 16 दिसंबर 1927 को निम्नलिखित पंक्तियाँ का उल्लेख कर रहा हूँ, जबकि 19 सितंबर 1927 सोमवार पौष कृष्ण 11 संवत 1884 को 6:30 बजे प्रातःकाल इस शरीर को फांसी पर लटका देने की तिथि निश्चित हो चुकी है। अतएव नियत समय पर यह लीला संवरण करनी होगी। यह सर्वशक्तिमान प्रभु की लीला है। सब कार्य उसकी इच्छानुसार ही होते हैं। यह परमपिता परमात्मा के नियमों का परिणाम है कि किस प्रकार किसको
शरीर त्यागना होता है। मृत्यु के सकल उपक्रम निमित्त मात्र है। जब तक कर्म क्षय नहीं होता, आत्मा को जन्म मरण के बंधन में पड़ना ही होता है। यह शास्त्रों का निश्चय है। यद्यपि यह बात वह परब्रह्म ही जानता है कि किन कर्मों के परिणाम स्वरूप कौन सा शरीर इस आत्मा को ग्रहण करना होगा, किंतु अपने लिए यह मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं उत्तम शरीर धारण कर नवीन शक्तियों सहित अति शीघ्र ही पुनः भारतवर्ष में ही किसी निकटवर्ती संबंधी या इष्ट मित्र के गृह में जन्म ग्रहण करूंगा, क्योंकि मेरा जन्म जन्मांतरण उद्देश्य रहेगा कि मनुष्य मात्रा को सभी प्रकृति के पदार्थों पर समानाधिकार प्राप्त हो, कोई किसी पर हुकूमत न करे, सारे संसार में जनतंत्र की स्थापना हो। वर्तमान समय में भारतवर्ष की अवस्था बड़ी शोचनीय है, अतएव लगातार कई जन्म इसी देश में ग्रहण करने होंगे, और जब तक कि भारतवर्ष के नर नारी पूर्णतया सर्वरूपेण स्वतंत्र न हो जाए, परमात्मा से मेरी यह प्रार्थना होगी कि वह मुझे इसी देश में जन्म दे, ताकि उसकी पवित्र वाणी वेदवाणी का अनुपम घोष मनुष्य मात्र के कानों तक पहुँचाने में समर्थ हो सकूँ। संभव है कि मैं मार्ग निर्धारण में भूल करूँ, पर इसमें मेरा कोई विशेष दोष नहीं, क्योंकि मैं भी तो अल्पज्ञ जीव मात्र ही हूँ। भूल न करना केवल सर्वज्ञ से ही संभव है। हमें परिस्थितियों के अनुसार ही सब कार्य करने पड़े और करने होंगे। परमात्मा अगले जन्म में सुबुद्धि प्रदान करे, ताकि मैं जिस मार्ग का अनुसरण करूं वह त्रुटि रहित ही हो। अब मैं उन बातों का भी उल्लेख कर देना उचित समझता हूँ जो काकोरी षड्यंत्र के अभियुक्तों के संबंध में सेशन जज के फैसला सुनाने के पश्चात घटित हुई। 6 अप्रैल 1927 को सेशन जज ने फैसला सुनाया था। 8 जुलाई 1927 को अवध चीफ कोर्ट में अपील हुई। इसमें कुछ की सजाएं बड़ी और एकाध की कम भी हुई। अपील होने की तारीख से पहले मैंने संयुक्त प्रांत के गवर्नर की सेवा में एक मेमोरियल भेजा था, जिसमें प्रतिज्ञा की थी कि अब भविष्य में क्रांतिकारी दल से कोई संबंध न रखूंगा। इस मेमोरियल का जिक्र मैंने अपने अंतिम दया प्रार्थना पत्र में जो मैंने चीफ कोर्ट के जजों को कर दिया था, किंतु चीफ कोर्ट के जजों ने मेरी किसी प्रकार की प्रार्थना स्वीकार न की। मैंने स्वयं ही जेल से अपने मुकदमे की बहस लिखकर भेजी, जो छापी गई। जब यह सब बहस चीफ कोर्ट के जजों ने सुनी, उन्हें बड़ा संदेह हुआ कि बहस मेरी लिखी हुई न थी। इन तमाम बातों का नतीजा यह निकला कि चीफ कोर्ट अवध द्वारा मुझे महाभयंकर षड्यंत्रकारी की पदवी दी गई। मेरे पश्चाताप पर जजों को विश्वास न हुआ और उन्होंने अपनी धारणा को इस प्रकार प्रकट किया कि यदि यह राम प्रसाद छूट गया तो फिर वही कार्य करेगा। बुद्धि की प्रखरता तथा समझ पर प्रकाश डालते हुए मुझे निर्दयी हत्यारे का नाम से विभूषित किया गया। लेखनी उनके हाथ में थी, जो चाहे सो लिखते, किंतु काकोरी षड्यंत्र का चीफ कोर्ट का अद्योपांत फैसला पढ़ने से भली भांति विदित होता है कि मुझे मृत्युदंड किस ख्याल से दिया गया। यह निश्चय किया गया कि राम प्रसाद ने सेशन जज के विरुद्ध अपशब्द कहे हैं, खुफिया विभाग के कार्यकर्ताओं पर लांछन लगाए हैं, तो अर्थात अभियोग के समय जो अन्याय होता था उसके विरुद्ध आवाज़ उठाई है। अतएव राम प्रसाद सबसे बड़ा गुस्ताख मुलजिम है। अब माफ़ी चाहे वह किसी रूप में मांगे नहीं दी जा सकती।